अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 साल के अरसे में पाकिस्तान को अगर सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें अगर 3 चीज़ें ढूँढी जाएँ जिससे पाकिस्तान की सूरत हाल को बहुत नुकसान पहुँचा, तो उसमें सर-ए-फ़हरिस्त अगर एक चीज़ को मुझे गिनना हो तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में जो एहतसाब का निज़ाम था और जिस तरीके से इसको परसू किया गया मुखालफिन को तोड़ने, दबाने और उनकी बाजू मरोड़ने के लिए, शायद एक सिंगल मेजर फैक्टर है जिससे पूरे पाकिस्तान के अंदर बेयकीनी पैदा हुई। हुकूमत ने बहुत देर की इसमें, लेकिन एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो नैब लॉ की रिफ़ॉर्म के ऊपर बात कर रही है और शायद अगर इस तरीके को कामयाबी से आगे बढ़ा लिया जाए तो उस बेयकीनी को ख़त्म करने में बड़ी मावनत मिल सकती है। दूसरे अगर 2 बड़े फैक्टर गिने जाएँ तो उसके अंदर एक इक़्तिसादी सूरत हाल है जिसको हुकूमत संभाल नहीं पाई, और हमने एक बहुत ही बड़े हाई रैंकिंग एक सियासी शख्सियत से पूछा, कल परसों ही उनसे बात हुई तो उनसे पूछा कि क्या ऐसी चीज़ होगी जो सूरत हाल को आइंदा आने वाले दिनों में इस्तेहकाम या बिगाड़ की तरफ ले जा सकती है। तो उनका कहना था कि टिपिंग पॉइंट इकॉनमी होगा, अगर इकॉनमी संभाल ली तो चीज़ें काबू में आ जाएंगी, ना संभाली तो और बेड़ागर्क हो जाएगा और चीज़ें हाथ से बिल्कुल निकल जाएंगी। जैसे फवाद चौधरी ने कहा था कि 6 माह है, अगर ठीक कर लिया तो ठीक, नहीं तो फैसले कहीं और होंगे। तो उस चीज़ का अंदेशा तलवार सर के ऊपर लटक रही है। और थर्ड और लास्ट फैक्टर जो है उसके अंदर, वो पंजाब के अंदर पुअर गवर्नेंस और एक अनसर्टन इन्वायरमेंट है जहाँ लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट बारहा वो कहती है कि हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। 60% ऑफ पाकिस्तान उसकी ऐसी सूरत हाल है कि ये पता नहीं चलता कि फ़ैसला किसने करना है, क्या करना है, हतमी फ़ैसला कौन लेता है, लाहौर से होता है कि इस्लामाबाद से होता है, बंदा ट्रांसफ़र कैसे होता है, पोस्टिंग कैसे होती है, और कौन अपना इख्तियार सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और कौन दूसरे की वजारतों के अंदर इंक्रोच कर रहा है। और वहाँ ग्रुप्स बने हुए हैं, काफ लीग इत्तेहादी जमात है, लेकिन छोटी जमात होने के बावजूद क्योंकि हुकूमत उनके सारे में खड़ी है तो परवेज़ लाई साहब तगड़े खड़े हैं, और जैसे ही उनके मफादात पर जद आती है तो फ़ौरन तौर पर आपको एक ललकार नज़र आती है, और वो सूरत हाल अभी भी मौजूद है। नैब से उनको भी डराने की कोशिश की गई, और बुज़दार साहब के मद्दे मुकाबल अगर कोई बंदा पंजाब असम्बली से लगता है कि कादावर शख्सियत है तो उसको भी नैब पकड़ती है। तो आज प्रोग्राम इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगा, और हमारे साथ मेहमान शख्सियात में जो आज शामिल हैं, अब्दुल अलीम खान सीनियर सूबाई वज़ीर हैं पंजाब से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। अलीम साहब खुश आमदीद। और प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के और नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। आपको खुश आमदीद अलीम साहब कहता हूँ प्रोग्राम में। पंजाब के हवाले से अक्सर कहा आ जाता है जी कि अलीम ख़ान जो है वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, और जब भी तब्दीली आई तो अलीम ख़ान ने वज़ीर आला बन जाना है। हमारा ख्याल है कि नैब ने आपको पहले काबू इसलिए किया था कि दबाओ एक बंदा तो अंदर दबो। ये जो मुकाबले उत्ते परवेज़ साहब भी खड़े ने, परवेज़ लाई साहब भी, अलीम साहब भी, तो तादाद घट करो ज़रा बंदियां दी। मलिक साहब, मैं तो आपको दोस्त समझ के आया था, तो आप तो मेरी पहली नौकरी के पीछे भी पड़ गए। तो अगर आप मेरी वजारत से खुश नहीं है तो मुझे पहले ही बता दें। लेकिन मजाक के अलावा मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आला का फ़ैसला है ये हमारे लीडर का फ़ैसला, और हमने अपने लीडर को उनके तमाम फ़ैसलों के साथ जो है वो कबूल किया हुआ। कड़वी गोली समझ के निकल लिया नहीं, देखिए लीडर जो होते हैं उनके साथ आप हर तरह की बात, कम से कम मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमें कम से कम ये मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि 10 साल में मैंने जो भी चाहा कि मैं अपने दिल की बात अपने लीडर तक कह सकूँ वो मैंने ज़रूर कही। आज आपकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की, आपने बताया कि पंजाब असम्बली के आधे से ज़्यादा अरकान कितने नाखुश हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम अपने लीडर को बताते हैं, और मैं आपको पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ मलिक साहब कि मेरे दिल में जो भी बात होती है, जो मैं समझता हूँ मेरी पार्टी के मफाद में है और मेरे लीडर के मफाद में है, वो मैं पूरी खोल के बयान करता हूँ और हर तरह से करता हूँ। उसमें कभी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे ख़्याल में एक लीडर को एक ये भी एजाज़ हासिल है कि उन्होंने हमें इस तरह की आज़ादी दी है कि हम उनसे अपने दिल की बात कर सकें। बाकी फ़ैसले जो हैं वो लीडर के होते हैं। हमारा काम जो है उनको अपने मुताबिक जो हमारे ख्याल में बेहतर बनता है हम उन तक ज़रूर पहुँचाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने फ़ैसला किया है और उस्मान बुज़दार साहब का किया है तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि उनके फ़ैसले के मुताबिक अगर वो हमसे बेहतर हैं या बाकी जो हमारी असम्बली है उसमें सबसे बेहतरीन चॉइस हैं तो हम उनकी फ़ैसले के साथ। शहबाज शरीफ एक अच्छे मुंतज़िम के तौर पर जाने जाते थे। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने पॉपुलर जो मंसूबे हैं ना, मेट्रो बना दो, ऑरेंज लाइन बना दो, उसमें 500 अरब रुपया उन्होंने खपा दिया जो तालीमी इदारों पर बन सकता था, स्कूल हेल्थ सेंटर बन सकते थे। या उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उनके बच्चों ने ये हुंडी हवाला के ज़रिए पैसा कमाया, लेकिन उनकी शोहरत अच्छे मुंतज़िम की है कि उन्होंने लाहौर में तरक्की के लिए बहुत काम किया। आपका डेंगी आया था तो ही डिड वेरी वेल। वो क्वालिटीज़ आपको बुज़दार के अंदर नज़र नहीं आती, ना अच्छे मुंतज़िम की, ना ऐसे शो पीस प्रोजेक्ट की, ना कोई एक सिंगल ऐसा लैंडमार्क
अचीवमेंट जो हमने कहें कि 2 साल में बुज़दार साहब ने ये अचीव की है। तो देयर इज़ टोटल मिसमैच। मेरे ख्याल में मलिक साहब जो पहले 2 साल होते हैं ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको याद होगा कि जब नून लीग की हुकूमत थी तो उन्होंने जो जंगला बस थी वो भी अपने आखिरी साल में जब इमरान खान साहब का जलसा हुआ उसके बाद वो शुरू की थी। और पॉपुलर शो पीस प्रोजेक्ट है ना जी, आखिरी साल में उन्होंने उसको कंप्लीट किया था। वो 10 महीने में कंप्लीट तो कर दिया। जालमो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो BRT नहीं कंप्लीट होनी, इलेक्शन तो पहले ही शुरू की थी तुसी। देखिए मैं तो BRT के भी ख़िलाफ़ था अगर आप मुझसे पूछें, और मैं जंगला बस के भी ख़िलाफ़ था। मेरे ख़्याल में किसी बस के किसी भी मंसूबे के ऊपर 70 अरब रुपया लगा देना या 60 अरब रुपया लगा देना या 50 अरब रुपया लगा देना बड़ी ज़्यादती है। जबकि 2.25 करोड़ आपके बच्चे स्कूलों से बाहर हों। जी जी, मैं ऐसी सूरत हाल में तो बिल्कुल ज़्यादती मैं है। इसको ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ लाहौर के लिए तो इसके ख़िलाफ़ था और पेशावर में इसके हक़ में था। नहीं, मैंने वहाँ पे भी जब ये मंसूबा पेशावर के लिए भी डिस्कस हुआ था, हमारे सामने हुआ था, परवेज़ खटक साहब ने किया था, तो मैंने उस वक्त भी मुखालफत की थी। अच्छा, क्या वजह है कि आपकी मरकज़ में भी और सूबे में भी हुकूमत एक जेल टुगेदर एज ए टीम वो नहीं कर पाई? मैं नहीं ये समझता कि मलिक साहब इसमें कोई जेलिंग का कोई इशू है। मेरे ख्याल में चूँकि लीडर जो है वो ऐसा है जिसके ऊपर हम सारे जो हैं वो यक ज़बान है, तो अगर उनकी तरफ से कोई डायरेक्शन होती है, अब देखें, अब कप्तान होता है, उसने दिखाना है, देखना है कि कौन सा ओपनिंग बैट्समैन है, कौन सा 1 डाउन है, कौन सा 2 डाउन है। अगर कप्तान समझता है कि किसी को ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे भेजना है तो मेरे ख्याल में बाकी लोगों का उस पर एतराज़ जो है वो नहीं बनता। इमरान खान की ज़ात के ऊपर 2 सालों में ऐसा कोई चार्ज नहीं है कि इमरान खान ने अपनी ज़ात के लिए, अपनी अहलिया के लिए या बच्चों के लिए कुछ 4 अरब 10 अरब 20 अरब रुपया यहाँ से कुछ स्विस अकाउंट में डाल दिया। ये उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, आपने शुगर के ऊपर नोटिस लिया, शुगर में क्राइसिस पैदा हो गया। आपने आटे वीट पे नोटिस लिया, क्राइसिस पैदा हो गया। अद्वियात के ऊपर आपके वज़ीर के ऊपर इल्ज़ाम आ गया, कीमतें 2 गुना हो गई। पेट्रोल के ऊपर कीमतें 40 रुपये कम की, मार्केट में ब्लैक में बिकने लग गया। देयर इज़ ए सीरियस फेलियर ऑफ गवर्नेंस, और ये निज़ाम हुकूमत देना आपकी इंटायर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने ओपनिंग बैट्समैन 3-4 दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। असद उमर ने अपने लिए इस्तेमाल किया था। ही वॉज द फर्स्ट वन जो 0 पे या डक पे कह लें कि आउट हो गए। देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें मानना चाहिए कि हमसे गलत भी हुई हैं और हमसे कोताहियाँ भी हुई हैं, हमसे कमियाँ भी रह गई हैं, और हमने उससे मेरे ख्याल में सीखा भी है और सीखना चाह भी रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए चूँकि ये पहला एक्सपीरियंस था एज अ हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप जब एक्सपीरियंस लेते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इस शख्स की जो सलाहियत है वो किस लेवल तक की है। उससे पहले जो होता है, हो सकता है उनको मेरे बारे में, मेरी सलाहियत के बारे में, जब वो 2018 से पहले वाला अलीम खान जो था वो डिफरेंट लगता हो, लेकिन शायद 2018 के बाद से 2020 के बाद वो मेरे बारे में डिफरेंट राय कायम करें। तो बहुत सारे लोग हैं जो उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे और बहुत सारे उनकी टीम के मेंबरान हैं जो उम्मीदों पे नहीं पूरा उतरे। तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अभी भी हमें तब्दीली की ज़रूरत है, हमें टीम में बेहतरी की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में हमारे लीडर जो हैं वो इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और तब्दीलियाँ आएंगी। मैं आपको ये बात ज़रूर बताता हूँ कि ये नहीं होगा कि तब्दीली नहीं आएगी, तब्दीली आएगी। जहाँ भी कमी होगी तब्दीली ज़रूर आएगी। सर, लेकिन वो लग्जरी ऑफ टाइम हर गुजरते वाले दिन के पास आपके लिए कम होती जा रही है। 2 ईयर्स इज़ अ गुड इनफ टाइम। 90 की दहाई को याद कर लीजिए। आपकी हुकूमत बहुत ज़्यादा मामलात में 90 की दहाई से मुझे मिलती नज़र आती है, जब अपोनेंट्स को पकड़ के तो वो बंदे तोड़ने या वो सैफुर रहमान के तसाफ़ के ज़रिए उनकी आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए, तो बिल्कुल वही आपका मॉडल है, उससे मुख्तलिफ नहीं है। तो उस वक्त लग्जरी ऑफ टाइम अवेलेबल नहीं थी उस वक्त। मैं आपकी एक बात से तो एग्री करता हूँ कि ठीक है, इसमें 2 साल हमारे गुजर गए हैं और हमें इसके ऊपर जल्दी करनी चाहिए, तेज़ी करनी चाहिए। दैट आई एग्री विद यू। लेकिन आर्म ट्विस्टिंग नहीं है मलिक साहब। अगर आप उन सारे लोगों को जिन लोगों ने PTI में शमूलियत का ऐलान किया है और आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर आप उनको देखें, उनमें से किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा, कोई पर्चा, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। सो इसलिए आप सिर्फ इस बात के ऊपर मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा कि आर्म ट्विस्टिंग कहीं नहीं है। सो किसी बंदे को हमने पकड़ के अंदर नहीं दिया कि जिसको हमने नून से PTI में शामिल करवा लिया। अगर वो बंदे जो बतौर MP हमारे साथ आए हैं, उनमें से आप किसी के ऊपर देख लें, कोई एक छोटा सा भी मुकदमा उनके ऊपर नहीं है, किसी के ऊपर भी नहीं है। सर, आर्म ट्विस्टिंग नहीं है। माजरत के साथ एक सख्त लफ्ज़ है,
जिसे मैं कहता हूँ रेवड़ है एक, 2002 में मुशर्रफ के साथ था, 8 में जरदारी के साथ था, 13 में नून लीग के साथ था, 18 में वो आपके साथ है, और उसको हाँकती हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। और उसके साथ कुछ हेल्पिंग हैंड्स आ जाते हैं। आपके केस में वो हेल्पिंग हैंड जहांगीर तरीन थे, नून लीग के केस में वो शायद इसहाक डार होंगे या शहबाज शरीफ मेरे ख्याल होंगे, क्योंकि ये माली मामलात की लेन देन में वो ज़्यादा एक्सपर्ट शहबाज साहब हैं। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी कोई होंगे 3-4 बंदे जो ये काम करते होंगे। तो वो रेवड़ आपके पास भी है, लेकिन अपोनेंट्स को तोड़ने के लिए आपने नैब को इस्तेमाल किया। ऊपर से नीचे तक पूरी फहरिस्त गिनने को बंदा बच गया हो जिसकी आपने। अच्छा, लेकिन आप ये देखें कि वो तो इस्तेमाल तो पता नहीं किसने किया किसका, लेकिन मैं आपको तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बंदे शामिल हुए, जो नैब ने जिनके खिलाफ PMLN के बड़े लीडर्स के खिलाफ जिनके खिलाफ मुकदमात हुए, उनमें से कोई PTI में तो शामिल नहीं हो गया, या हमने किसी को शामिल करने की कोशिश तो नहीं की। जिनके खिलाफ मुकदमे एक्चुअल हुए हैं उनमें से तो कोई PTI में नहीं आया। जो PTI में आए हैं उनके खिलाफ मैं आपसे जिस तरह पहले गुजारिश की है, उनमें से किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, ना नैब का ना इसके अलावा किसी और की। सर ये तो आप सहूलतकारी कर रहे हैं ना, उनकी सहूलत दी हुई है आपने। तुसी साढ़े नाल आ गए हो तो नैब ने अखा बंद कर ली है ना, आंदे तो नैब उनके लिए तैयार होती। मलिक साहब, लेकिन जिसको पकड़ा था नैब ने, उसका बना कुछ नहीं है आपसे। आपने कोशिश की, बंदा लंदन पहुंच गया, आपने कोशिश की शहबाज शरीफ की ज़मानत कैंसिल करवाने की, आप नहीं करवा सके। तो देयर इज़ अ सिस्टम विच इज़ मोर पावरफुल देन द विशेज़ ऑफ योर गवर्नमेंट। नहीं, नैब देखें, जो आप ये तो नहीं कह सकते, मैं तो खुद फैक्ट्री हूँ, इसलिए आप ये तो नहीं आपको पकड़ा उसी वक्त गया था सर जब आपको वजारत आला के उम्मीदवारों की रेस से बाहर करना था। बुरा ना मानिएगा, आपको उस वक्त ज़रूरत थी कि दबा के उम्मीदवारों की फहरिस्त से एक बंदे को कम किया जाए। परवेज़ लाई को वजारतों शारतों पर राज़ी करके कि 5-7 बंदे ने उधर राज़ी कर लो, तो आपको उस लिस्ट से रिमूव किया गया था। नहीं, मैं आप तो, खुशी से मानने या ना मानने, एक्चुअल रियलिटी यही है। नहीं मलिक साहब, मेरी गुजारिश सिर्फ ये थी कि देखें, जो भी लोग PTI में हैं उनमें से भी लोगों के खिलाफ नैब ने मुकदमात बनाए हैं। उनमें सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा बना। क्या बना उनका? जो भी बना, कुछ नहीं ना बना सर, ताड़ा भी कुछ नहीं बनया, उन्होंने भी कुछ नहीं बनया, किसी का भी नहीं बनया। पीपल्स पार्टी चू, लेकिन ये इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं PTI में था। वो तो मेरे ख्याल में जो नैब ने बेहतर समझा, उन्होंने उस हिसाब से आप अपनी जमात को कितना टाइम देते हैं ये रिफॉर्म करने के लिए या अच्छा निज़ाम हुकूमत देने के लिए? मेरे ख्याल में 2 साल बहुत टाइम होता है पिछली हुकूमत पर डालने के लिए। वो चोर डाकू सन, लुट गए सन, भाई वो हारे इसीलिए कि चोर डाकू थे, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। मलिक साहब, हमारा एक मोटो था, हमारा एक लोगों से वादा था कि हम वाकई चोरों को, लुटेरों को पकड़ेंगे, हम वाकई उनका एहतसाब करेंगे। तो हम उससे पीछे तो नहीं हट सकते, हमें वो करना तो है ट्रांसपेरेंटली अपनी ख्वाहिशात से नहीं। ट्रांसलेट तो यही हो सकता है ना कि एक प्रोसेस के अंदर अगर कोई कमी है तो वो हमारी जो विल है उसके ऊपर तो आप सवाल ना उठाएं कि वो विल की वजह से नहीं हो रहा। अगर उसके प्रोसीजर में कोई कमी है और उसके तरीक़ाकार में कोई कमी है, या उसके जो आपका सिस्टम है, जो जुडिशल सिस्टम है, अगर उसमें कोई कमी है तो हो सकता है उसकी वजह से डिले भी हुई है, उसकी वजह से हम शायद उतनी एफिशिएंटली जो रिज़ल्ट आने चाहिए वो नहीं पेश कर सके। दैट आई एग्री। लेकिन इसमें हमारे लीडर की विल में या उनकी कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है। वो आज भी उसी तरह जिस तरह 2018 से पहले वो अपने इस नारे के साथ थे कि एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, बिला खौफ ख़तर होना चाहिए और सबके लिए यकसा होना चाहिए, वो आज भी उस पर खड़े हैं। सर उनकी विल और कमिटमेंट तो अपोजिशन सारी को अंदर करने की है, लेकिन उनसे अंदर किया नहीं जा रहा। अगर अंदर कर सकते तो नवाज शरीफ भी अंदर होता, शहबाज शरीफ भी अंदर होता, जरदारी भी अंदर होता, फरियाल तालपुर भी अंदर होती, लेकिन वो सारे बाहर आए। मैंने इसीलिए कहा कि सिस्टम इज मोर पावरफुल देन योर विशेस। देखें मलिक साहब, इसमें जो प्लेटलेट्स दी खबरें तुसी आप ही जारी कराइयां ना जी, बाद तुहानू पता लग गया नहीं ताड़ा लत हो गया। वज़ीर ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जुडिशल सिस्टम देखें, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, ये तो मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। जुडिशल सिस्टम में है, नैब कवानीन में भी बहुत सारी। नैब इज फॉल्टी सर, ये काला कानून है, लेकिन इसके बावजूद किसी के ऊपर जुर्म साबित नहीं कर सकता, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये जरूर कह सकता हूँ कि उसमें कमियां हैं। किसी को पकड़ के 100 दिन के लिए इल्ज़ाम के ऊपर अंदर बंद कर देना कौन सा इंसाफ है? ये इंसाफ है? डिस्क्रेशन एक इंडिविजुअल की डिस्क्रेशन को पकड़े अलीम खान को 100 दिन के लिए अंदर बंद कर दो, ये कहाँ का इंसाफ है? देखें, जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि इसमें भी कमियां हैं, जिस तरह बाकी जुडिशल सिस्टम में है। बहुत सारी चीज़ों की रिफॉर्म्स होनी चाहिए, बहुत सारे सिस्टम में सुकम है
जिनको हमें ठीक करना चाहिए। ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। सर आज आप नैब को चैलेंज नहीं करेंगे, उसको रिफॉर्म नहीं करेंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, तो कल सारे आप उसका खुद विक्टिम बनेंगे। जी, मैं तो इस बात से एग्री करता हूँ कि जिन्होंने नैब बनाया था और जिन्होंने इस तरह के कानून बनाए थे, आज वही हैं दोनों साइड पे जो कि उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। सर नहीं, नैब मुशर्रफ ने बनाई थी, नैब नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी ने नहीं की, नहीं, इनके पास अपॉर्चुनिटी थी रिफॉर्म करने की। इसके बाद इसमें तो ये अमेंडमेंट कर सकते थे, इसको खत्म भी कर सकते थे। सर जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 2 साल ਦਾ वक्त है, तुसी नहीं की थी, कल ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ इस्तेमाल होनी है अगर हाले भी ना की थी। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ पूरी फैमिली ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਬ ਚ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ केस लगने हैं। सर अगर तो पार्टी में से कोई ऐसा हुआ जिसने इस तरह के काम किए हुए अपनी हुकूमत के दौर में और 5 साल में हुआ, उसको ज़रूर इसके ऊपर सर ऐसा कुछ करने के लिए एक तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी भी पकड़ लेते हैं, उसको बाद साबित हो या ना हो 100 दिन के अंदर रखेगा ना नैब वाला, उस तो बाद दसेगा कि नहीं साबित हुई। ये साफ पानी क्या था ये जो आपने पकड़ा था बंदा, इलेक्शन की रात आपने इंजीनियर कमरुल इस्लाम को उठा लिया था, बाद में पता चला कुछ नहीं होया जी, वो चलो जी गलती हो गई जनाब, सॉरी। नहीं देखें, ये बात तो मलिक साहब मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे सुकम हैं और जिनको ठीक होना चाहिए। अगर आज वो हमारी एक पार्लिमानी कमेटी बनी है, अगर उसमें वो दोनों साइडों से लोग बैठे हैं और उसमें कोई ऐसी बात करें जो कि वाकई ही उसके तरीक़ाकार पे हो और उसमें अगर कोई कमी हो तो उसको हमें ज़रूर ठीक करना चाहिए और वो ठीक करेंगे। लेकिन अगर उसका मकसद सिर्फ ये हो कि हमें पूरी क्लीन चिट दे दी जाए और वो सारा का सारा काम जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, जो कि तो किसी ने भी किया है, हमारे समेत नून ने किया है, पीपल्स पार्टी ने किया है, या हमारी गवर्नमेंट ने किया है, या हमारे KPK में हुकूमत रही है उसने किया है, अगर ये सारों ने क्यों हम सिर्फ क्लीन चिट देने के लिए उनका साथ दें तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं। अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम मजबूत होना चाहिए लेकिन शफाफ होना चाहिए, उसमें ये तासुर जो आ रहा है कि आप पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तासुर ज़ाहिर होना चाहिए। जो रिफॉर्म तजवीज़ किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने, उसके मोटे मोटे नुकात आज शाह महमूद ने असम्बली में पढ़े भी हैं। एक तो वो कहते हैं कि एहतसाब का आगाज़ 16 नवंबर 99 से हो, ये इधर मोटी मोटी दिखा भी दें जी नुकात, 16 नवंबर 99 से उन्होंने कहा आगाज़ हो, तहकीकात के दौरान मंकूला या गैर मंकूला जायदाद जब्त न की जाए, एहतसाब अदालत मुतासरा शख्स को नोटिस भेजे या सुने बगैर कोई ऑर्डर जारी न करे, पब्लिक ऑफिस होल्डर की नाहली की सज़ा 10 की बजाय 5 साल की जाए, जो उनकी नाहली है उसको 5 साल तक कर दिया जाए। नैब सिर्फ एक रेफरेंस भेजे जिसके बाद कोई ज़िमनी रेफरेंस तैयार न किया जाए। नैब को किसी नामालूम शिकायत पर कार्रवाई का इख्तियार न हो। नैब 1 अरब से कम करप्शन के इल्ज़ाम पर कार्रवाई न करे। नैब को भी तहकीकात 6 माह के अंदर मुकम्मल करे। नैब कोई भी तहकीकात 6 माह के अंदर मुकम्मल करे। मुलज़म को इल्ज़ाम के बारे में मुकम्मल आगाही फ्राहम की जाए और इसे दिफा का हक दिया जाए। इसके अलावा चेयरमैन नैब के ऑफिस की जो टर्म है उसके ऊपर भी तजवीज़ है। इसके अलावा वो फैसले जो कैबिनेट के अंदर, एक्नेक के अंदर या इस तरह ECC इजलास के अंदर किए जाते हैं उसको भी नैब के परव्यू से निकालने की तजवीज़ मौजूद है। तो सर मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी अभी तक आपके इस कानून के तहत आप पकड़ के किसको मर्जी अंदर लगते हैं, वो वेग सी डेफिनेशन है मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की। एक ग्लास ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚਕੋਰ ਗਲਾਸ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ कि गोल मिसयूज़ हो गया जी, अंदर कर दो बंदा, 100 दिन बाद दसांगे नहीं साबित नहीं कर सके जी। मलिक साहब देखें, मैं तो ये आपकी बात से पहले भी एग्री कर चुका हूँ कि इसमें बहुत सारे सुकम हैं और अगर कमेटी बनी है और उसने किसी में बात में बैठ के ये डिसाइड किया कि हाँ इसमें से कई चीज़ें जायज़ हैं जिनको तब्दील होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल इस बात के साथ हूँ कि उनको तब्दील होना चाहिए। लेकिन इसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि किसी को भी इजाज़त दे दी जाए कि वो उसके बाद जो है जो मर्जी आए करे और जिस तरह मर्जी आए जो है वो मुल्क लूटने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस पे इल्ज़ाम है उसको ढूंढ के पकड़ के उसको सज़ा दें, लेकिन पहले तहकीकात तो कर लें। जी आई एग्री। आपको आज एक अपोजिशन वाले तगड़े हो रहे हैं, उनका ख्याल ये है कि आपसे महंगाई वाई काबू नहीं आई गई, आपसे 3-4 स्कैंडल आ गए हैं, आटा, शुगर, दद्यात, पेट्रोल, तो इट्स ए गुड टाइम कि ईद के बाद आप ज़रा कोविड वगैरह का भी प्रेशर कम हुआ है तो आपके ऊपर दबाव बढ़ाएं, APC बुलाएं। तो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट सुनाता हूँ, दिखाइएगा जी क्या कहा उन्होंने। इस इनकॉम्पिटेंट सेलेक्टेड हुकूमत कि ये अब बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं है कि वो हालात को सुधार सके, और इसलिए ये हमें खुशी से नहीं लेकिन ये एक जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसकी बना पर ये कहना ज़रूरी हो गया है कि इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और मज़ीद इस हुकूमत का रहना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए
वो किसी भी ख़तरे से कम नहीं है। सारे पाकिस्तान में जो अपोजिशन जमातें हैं, पाकिस्तान के जो आवाम है, हम सारे के सारे एक पेज पे हैं कि हमें इस सिलेक्टेड को निकालना पड़ेगा। इन हाउस चेंज की बात हो या मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो, ये सारे ऑप्शंस मैं समझता हूँ मुख्तलिफ जमातों की तरफ से हमने टेबल पे डाले हैं। सर अलीम साहब, एक तो मेरा ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ साहब को हौसला देने के लिए पहले 4-5 नून लीग के और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा पास खड़े होंगे कि ठीक है, वो बोलें कि हमने कुछ काम करना है। तो अभी तक तो काफ़ी लोग उनकी पार्टी से खफा ही नज़र आते थे, उनकी अपनी जमात के लोग खफा नज़र आते थे। तो आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब तगड़े होकर आपको गिराने के लिए तैयारी करेंगे? मलिक साहब, असल में मैं तो 8 साल हुकूमत के ख़िलाफ़ रहा हूँ और लाहौर शहर में रहा हूँ जिस वक्त मियाँ साहबान की हुकूमत थी। पहले 3 साल तो सिर्फ पंजाब में थी, उसके बाद तो अगले 5 साल तो दोनों जगह थी, सेंटर में भी थी और पंजाब में भी थी। तो ये जो हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा होना होता है, ये इतना आसान नहीं होता। तो मियाँ साहब को भी हिम्मत करनी चाहिए। और हम तो आप दावत दे रहे हैं उन्हें कि हिम्मत करें। जी 5-7 साल हम तो सड़कों पे रहे हैं, ठीक है। हमने तो 126 दिन धरने दिए हैं। ज़रा जिस दिन ये 26 दिन का धरना देंगे उस दिन भी देखेंगे ना कि कितने लोग साथ खड़े। तो फिर आप उन्हें कह रहे हैं मियाँ साहब हौसला करो, तो शेर बनो। हाँ, मैं बिल्कुल उनको कह रहा हूँ कि आप मतलब है इसमें से बाहर निकलें, शेर बने। 4 दफ़ा तो पता नहीं उन्होंने कौन कौन सा मेडिकल जो है ना उसके ऊपर अपनी कोशिश कर ली है निकलने की। तो हम तो किसी दिन एक दिन भी अस्पताल नहीं जाके, मैं तो 100 दिन जेल में रहा हूँ, तो मैं तो किसी एक दिन भी अस्पताल जा सकता था। इतनी तो कम अज़ कम हुकूमत मुझे भी इजाज़त दे देती कि मैं भी कोई ना कोई कमर निकाल के चला जाता। तो मैं तो नहीं गया। मैंने तो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ 8 साल लगा रहा, तो हमने तो किसी दिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं दी। तो आजकल हमने गर्मियों में भी एहतजाज किए हैं, बारिशों में भी किए हैं। तो ये भी हिम्मत करें, अगर कौम इनके साथ है तो पता लग जाएगा। ज़रा सड़क पर निकल के तो देखें, इतना आसान नहीं है जितना ये समझते हैं। और लोग जो हैं वो इनके या तो होना कि 2 साल पहले इतने कोई शहद और दूध की नहरें बह रही थी कि वो जनाब हमने सारी बंद कर दिए जाके, ये वहीं पे थे। आज जब आप वो बड़े बड़े बूट याद करें जो बरसात के मौसम में निकलते होते थे, तो वो हर दफ़ा बड़े बड़े बूट पहन के तो वो लक्ष्मी चौक खड़े हो जाते थे। अब वो लक्ष्मी चौक के अंदर हर साल जो बूट पहन के आप खड़े हो जाते हैं, तो लक्ष्मी चौक को ठीक क्यों नहीं कराते? उसका पानी दूर ही क्यों नहीं करवा देते? हर साल ही उनके 10 साल की आप तस्वीरें निकालें और हर 10 साल में आपको हर साल वो लक्ष्मी चौक में बड़े बूटों के साथ नजर आए। सर वो साल बाद बूटों को साफ करके पहनते थे, लेकिन ये दुआ मांगी है कि कहीं बुजदार साहब को बूट की बजाय बोट की जरूरत ना पड़ जाए। इस दफा बारिशें भी ज्यादा हो रही हैं। कराची का हाल देख लें तो अल्लाह से तौबा करें। नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज साहब ने तो मोटरसाइकिल पे भी स्टंट किए हुए हैं, वो कैंप वो देखे शेके पकाने के वहाँ पे भी पहुँच जाते थे, काफ़ी काम करते थे। नहीं, मेरे ख्याल में हमें इंशाल्लाह इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको अच्छी तब्दीली लेके आगे ला के दिखाएंगे और वो चीज़ें जो स्टंट से बालातर हैं उनको इंशाल्लाह ताला उनमें परफॉर्म करेंगे। आपको लगता है कि ये जो APC है आपके लिए, अगर PMLN तय कर ले कि उसने मैदान में आना, अभी तक PMLN कन्फ्यूज़ है, डायरेक्शन लेस है, वो वेट कर रहे हैं कि टेलीफोन कॉल से कोई इशारा वारा आए, जब तक उस इशारे से निकलेंगे नहीं तब तक वो कुछ करेंगे नहीं। तो आपको लगता है APC इज़ गोइंग टू बी अ ट्रबल फॉर यू? नहीं जी, कोई ट्रबल नहीं। मैं तो आपको पहले बताया ये इतना आसान नहीं है। आपको अपना भी जो है ना वो दामन देखना चाहिए, उसके मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए। आपको याद होगा एक पहले भी धरना यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ हुआ था और उसमें मौलाना साहब आए थे और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी दिन इकट्ठे लोगों को किया था। तो उसका जो हाल हुआ था, फिर जो हशर हुआ था, वो आपने देख ही लिया था। इसलिए ये जो मियाँ साहब का है दावा, ये 2 साल में इन्होंने, मेरा नहीं ख्याल, ये आप कोविड का ज़माना निकाल दें, 4 महीने माइनस करके मैं कह रहा हूँ, टिल मार्च कह रहा हूँ, कोई एक जलसा, कोई एक जुलूस, कोई एक रैली, कोई एक धरना, कोई एक मीटिंग, कोई एक कॉर्नर मीटिंग ही किसी लाहौर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, सियालकोट में कोई रखी हो, तो अभी भी जलसा हाजिर है। मीनारे पाकिस्तान हाजिर है। मैं कुर्सियां भी खुद लगवा दूंगा। मैंने 4 दफ़ा कुर्सियां लगवाई हैं मीनारे पाकिस्तान पे। तो मियाँ साहब हौसला करें, मीनारे पाकिस्तान भी हाजिर है, कुर्सियां भी मैं लगा के देता हूँ, पानी भी मैं देता हूँ, एक दिन भर के तो दे दें। अगर लोग इतने जो इनके साथ हैं तो ये मीनारे पाकिस्तान है। आज ऐलान करें कि अलीम खान ने चैलेंज किया, मैं सुबह भर के दिखाता हूँ, मैं आपके पास आऊँगा, मलिक साहब कहूँगा मैं हार गया, मियाँ साहब जीत गए, उनसे कहें ज़रा सुबह लगाएं इसको मीनारे पाकिस्तान। जलसा का भी मेरी, पानी भी मेरा, जो अपना कुर्सियाँ वो भी मेरी, स्टेज भी मेरा, सारी चीज़ें इंतजाम मेरे, बंदे लेके आके दिखा दें। तो आपके ख्याल में क्या वजह है जो शहबाज शरीफ साहब रिलक्टेंट हैं या बंदे उनके साथ आपके ख्याल में नहीं निकलेंगे? वजह क्या है? वजह ये है जी कि ये लोग इतनी जल्दी जो है वो इमरान खान से मायूस नहीं है।
वो इमरान खान पे यकीन रखते हैं। देखें, हम सब ने इमरान खान को बतौर निजात दहिंदा देखा है। हमने देखा कि वो इस पाकिस्तान को वाकई कहीं लेके जा सकता है और लोगों को उसके ऊपर उम्मीद है। और मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ठीक है, लोगों को 2 साल के अंदर जितनी उम्मीद उनसे थी शायद हम उतनी पूरी नहीं कर सके, एंड आई एक्सेप्ट इट मलिक साहब। लेकिन उसके बावजूद लोगों को आज भी लगता है कि अगर कोई इस मुल्क में ईमानदारी से क़यादत कर सकता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है, और इसमें हमारे पास इसका कंपैरिजन में कोई भी नहीं है। और इमरान खान के नीचे टीम के लिए ये शर्त लागू नहीं होती कि वो भी ईमानदार है? नहीं, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। अगर कोई शख्स इसमें इन्वॉल्व है तो इमरान खान साहब की अगर वो नज़र में आएगा और अगर उसको हमें पता लगा कि उसके अंदर कोई कमी है और या वो फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व है, मैं आपको यकीन दे रहा हूं मलिक साहब कि अगर हमें उसके लिए खड़ा होकर इमरान खान के सामने एहतजाज भी करना पड़ा, उसको निकालने के लिए हम करेंगे। सर, 126 दिन के धरने से इमरान खान नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं थे गिरा सके। हुकूमत के नवाज शरीफ के जाने में अदर फैक्टर्स आ गए थे और उसमें आपके बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनका रोल बड़ा मानी खेज हो जाता है। वो शायद अभी PMLN के साथ नहीं होगा, किसी भी अपोजिशन के साथ नहीं होगा आपको गिराने के लिए। जल्दी नहीं है किसी को। आपका पंजाब एक बुनियाद बनेगा और आपकी इकॉनमी एक बुनियाद बनेगी जो आपको डिस्टेबलाइज़ कर रही है और मज़ीद करेगी। उसके लिए आप तैयारी पकड़ लें। जी मलिक साहब, मैंने आपकी बात से एग्री किया है कि हमें इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस की ज़रूरत है और हम इंशाअल्लाह ताला अगर कोई हमारी कमी है 2 साल में हम उसको दूर करेंगे। हम लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। इमरान खान लोगों की उम्मीद है और हम सब ने जिन्होंने भी इमरान खान का साथ दिया है, हमने वाकई इमरान खान का दिल से साथ दिया इसी बात पे कि हम समझते हैं कि एक ऐसा शख्स है जो कि कोई पैसे की हवस नहीं है, कोई लालच नहीं है, वो अपनी तिजोरियाँ नहीं भरना चाहता, वो अपने बच्चों के लिए यहाँ से डाके मार के तो लंदन में उनके अकाउंट नहीं भरना चाहता। और ये बहुत बड़ी तब्दीली है और हमें उस पर यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसका साथ देगा और हम इंशाअल्लाह इस मुल्क में वो तब्दीली लाएंगे जिसका लोगों ने उससे उम्मीद रखी। वो जो तब्दीली लोग तवक्को रख रहे हैं वो तब्दीली एक पंजाब में चाहिए और एक मरकज़ में आपकी इक़्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी चाहिए, जिसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। कितना टाइम देते हैं इस काम के लिए? 3 माह, 4 माह? मेरे ख्याल में जी ये जो हमारा दिस ईयर है जो कि फाइनेंशियल ईयर बनाता है, जो कि अब जुलाई से शुरू हो गया, अगले जून तक हमारे इसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां जो है वो करनी चाहिए और आप इंशाल्लाह देखेंगे हम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अलीम साहब, आपका शुक्रिया। और आप खुश रहिए और आप वज़ीर आला बने तो फिर भी हमारे पास आइएगा, ऐसे स्टूडियो में आके मेरी ये नौकरी कायम रहने दें, आपकी मेहरबानी मलिक साहब। एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में एहतसाब का निज़ाम कैसे आगे चलेगा जिसके ऊपर इतने तनाज़ात हैं और कंट्रोवर्सी हैं और कोई इत्तेफाक राय नहीं है और वन साइडेड अदालत हमारी कह रही है कि यक तरफ़ा है, ह्यूमन डिग्निटी के ख़िलाफ़ है, इंसानी जो तकद्दुस है उसके ख़िलाफ़ ये इनकी एक्टिविटीज़ हैं और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी कोई नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। रिफ़ॉर्म की बात हो रही है, रिफॉर्म्स 35 तजावीज़ की गई अपोजिशन की जानिब से, हुकूमत कहती है कि हमें ये काबिल कबूल ही नहीं है। तो हमारे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जिस दिन आप मेरे पास आते हैं या मेरा ख्याल होता है कि उस दिन आपको नैब ने उठा के ले जाना है। आज आप तशरीफ़ लाए हैं तो आज आपके ऊपर एक ज़िमनी रेफरेंस आ गया, ना सिर्फ आप पे बल्कि आपके बेटे के ऊपर भी आ गया। नहीं आया करूँ तो बेहतर है। मेरे लिए बेहतर है। तो नैब की आपसे मोहब्बत जारी है सर? मोहब्बत जारी है इंशाल्लाह। नैब को मुकाबला किया अल्हम्दुलिल्लाह, ज़मीर मुतमईन है, हाथ साफ हैं, 100 नैब ले आए अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं होगा। तो बेटे का नाम क्यों शामिल किया ना? क्योंकि और कुछ मिला नहीं। तो अब इनके 3 तरीके होते हैं। एक कहते हैं एसेट बियॉन्ड मीन, वो मिला नहीं। बेनामी, वो मिली नहीं। तो एक इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग डाली हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि अगर आप क्राइम के पैसे लेकर उसको इलीगली ट्रांसफ़र करते हैं। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी की तमाम बैंक ट्रांजैक्शन मैंने उनके हवाले कर दी, एक एक ट्रांजैक्शन का बताया ये पैसा कहाँ से आया और मैंने किसको दिया। मैं चूँकि प्राइम मिनिस्टर था, वज़ीर था, मेरा बेटा ही काम करता था, 32 साल उसकी उम्र है, वो 8-10 साल का बच्चा नहीं है। तो मैंने उसको पैसे ट्रांसफ़र किए, उसने कुछ काम किया, उसने वापस मेरे अकाउंट में डाल दिए। ये सब चीज़ें को 5-8 साल की जो हैं इकट्ठे करके टैक्स पेड है, हर एक पैसा टैक्स पेड है, डिक्लेयर्ड है, टैक्स रिटर्न। तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होगी? ये तो उनसे पूछे ना। मनी लॉन्ड्रिंग तो मैं डिक्लेयर ना भी किया होता मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बनती, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग होती है क्राइम के पैसे से। डेफिनेशन बड़ी क्लियर है
सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए ना, अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नहीं है, क्राइम की प्रोसीड्स नहीं है, तो फिर तो उस जुमरे में नहीं आती। बेटे को पैसे दे रहा हूँ चेक के जरिए या बैंक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर से, वो सस्पिशियस कैसे हो सकता है? दुरुस्त है। आज हमने शायद उनकी जो स्पीच सुनी शाह महमूद कुरैशी साहब की, उन्होंने कहा कि 16 नवंबर 99 से ये कह रहे हैं एहतसाब शुरू करें, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर की नाअहली है उसको 10 से 5 कर दें, तो ये चीज़ें तो हमें काबिल कबूल नहीं है। शाह महमूद साहब को अलिफ बे भी समझ नहीं आई, 9 घंटे कल लगे हैं। ये नैब का बिल हमने नहीं लाया था, ये लेकर आए थे। इन्होंने कहा कि आए नैब के बिल पर बात करें। हमने कहा जी बात करते हैं। हमने कहा इख्तियार है आपके पास, वज़ीर-ए-आज़म साहब आपके राज़ी हैं? कहते हैं बिल्कुल राज़ी हैं। हमने कहा बिस्मिल्लाह करें। बिल लेकर आए। हमने कहा जी ये बिल तो ना होने वाली बात है ना। तो फिर ये फैसला हुआ कि सेक्शन बाय सेक्शन नैब ऑर्डिनेंस को देखा जाएगा और पहले हम जो समझते हैं उसके अंदर तरामीम होनी चाहिए हम उनको बताएंगे सेक्शन बाय सेक्शन। हमने कोई मुसवदा नहीं दिया, कोई प्रपोजल नहीं दिया, कोई एक्ट नहीं दिया, कोई उनको एक ड्राफ्ट एक्ट नहीं दिया। हमने कहा हर शिक पर बहस कर लें। मतलब नैब ऑर्डिनेंस 35 या 38 ऐसी उसकी सेक्शंस हैं, हर सेक्शन पर बहस हो जाएगी और हम अपनी जो तरामीम हमने बनाई हुई हैं, जो हम पहले भी आपको दे चुके हैं, वो हम आपको बता देंगे। उसके बाद आप अगले दिन हमें बताएं कि कौन सी तरामीम आपको काबिल कबूल हैं, कौन सी आप रद्द करते हैं और कौन सी पर बात हो सकती है कोई दरमियानी रास्ता निकालने की। ये नेगोशिएशन होती है और ये मीटिंग एतमाद में होती है। तो आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरी पुरानी उनसे दोस्ती है, एक मीटिंग जो बंद कमरे में एतमाद में हो उसकी बातें जाके बाहर बयान नहीं की जाती। क्या ये इन कैमरा मीटिंग थी? बिल्कुल इन कैमरा मीटिंग। एग्रीड था कि एग्रीड। उन्होंने 35 नुकात गिनवाए हैं। इनफॉर्मली बैठे 35, हमने 35 नहीं दिए, मेरे ख्याल हमने 100 से ज़्यादा दिए। हमने 100 से ज़्यादा नुकात दिए। तमाम नुकात सुप्रीम कोर्ट जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक हैं, जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है उसके मुताबिक हैं, इस काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की जो डायरेक्टिव है उसके मुताबिक हैं और इस कानून को इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर वो समझते हैं ज़रूरी नहीं है तो रद्द कर दें, 34 रद्द कर देते। नहीं, रद्द तो उन्होंने कर दिया, उन्होंने तो आज वो जवाब दे दिया। नहीं जी, उन्होंने कोई रद्द नहीं किया। वो आए, आज उनकी बारी थी कि ये बताएं कौन सी शिक काबिल कबूल नहीं है। कल 9 घंटे लगाए, हमारी बात सुनी, आज अपनी बात करनी थी। आए जी, कहते जी हम क्या करें जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिले थे, वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिले, वो हमारी बात नहीं मानते। मैंने कहा पहले नहीं मानते तो फिर आए क्यों थे हमारे पास बात करने के लिए? हम तो फिर आउटकम हम क्या तो हुआ? हुकूमत के पास नहीं गए ना, हुकूमत हमारे पास आई कि नैब के बिल पर बात करते हैं। तो हमने कहा फिर अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं मानते, बहुत बड़े आदमी है, तो हमने कहा फिर हम चलते हैं, वक्त जाया करें। हम घर आ गए। यू जस्ट वॉक अवे? जी वॉक अवे। बात अब करने की रह कोई नहीं गई। 5 वजीर, मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्टर फॉर डिफेंस, मिनिस्टर फॉर लॉ, एडवाइजर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एडवाइजर ऑन अकाउंटेबिलिटी, 5 आदमी बैठे हुए हैं। बात करने को है नहीं। ये तरीका होता है बात करने का। और फिर असेंबली में प्रोसीडिंग्स बयान करते हैं वन साइडेड। कल हम बात करेंगे। अगर मैं ये बात जो मैं नहीं करना चाहता, हकीकत है कि इन मिनिस्टर्स ने क्या कहा प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैं नहीं बात करता, क्योंकि मैं उस कमेटी का एतमाद बहाल रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो आपका ख्याल है आप ऑन एयर नहीं बयान कर सकते? अगर मैं बयान करूँ सब नौकरियों से जाएंगे जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए बातें ये रहने दें तो बेहतर है। अब इन्होंने आकर पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दी। हमने ना इस बिल का मांगा, हुकूमत लाई थी बिल कि बात करें आकर नैब पर। इसके साथ 3 बिल और रखे थे, 2 ATA के थे, एंटी टेररिस्ट एक्ट के, और एक बिल था UNSC का। और वो जो एक बिल लाई थे एंटी टेररिज्म एक्ट वाला, आप यकीन करें इतना खौफनाक बिल मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वो FATF वाला जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इन्होंने नया तजवीज़ किया कि ATA के नीचे सजाएं डाल दें, इकोनॉमिक टेररिज्म। हमने उसे पूछा यार ये बताएं कि FATF ने कौन से दुनिया के मुल्क में ये बिल आपसे पास उस मुल्क से पास करवाया है? यानी आपको ना नैब की ज़रूरत रहती, ना आपको किसी और कानून की ज़रूरत रहती। आप 180 दिन के लिए किसी बंदे को पाकिस्तान में गायब कर सकते हैं। पहले 90 दिन और फिर एक्सटेंडेबल फॉर अनदर 90 डेज। आपने वो पढ़ा है? आपने को अक्ल है? किस बेवकूफ़ ने ये बनाया है? ये ना कानून के मुताबिक है, ना आइन के मुताबिक। लॉ मिनिस्टर ने इस पे क्या जवाब दिया जब आपने ये सवाल पूछा? जी फिर वो काफ़ी इस पर बहस की। मैंने कहा यार आप खुद बता दें इसमें कौन सी शिक है जो FATF के मुतालिक है। जब आपने कहा किस बेवकूफ़ ने बनाया तो आपको जवाब क्या मिला? क्योंकि किसी ने तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। हर एक वो कहते थे मैं तो उस वक्त वकील था, मैं तो लॉ मिनिस्टर नहीं था, कोई इसकी ओनरशिप लेने पे तैयार नहीं हुआ। वो उस वक्त वकील थे, ये बात सही कही उन्होंने। तो
आप यकीन करें उसमें कमेटियां बनी हुई थी उस कानून के अंदर जिसमें पाकिस्तान के तमाम हिसास अदारों के ऑफिशियल्स उस कमेटी के मेंबर थे बाय डेजिग्नेशन। ये अकल तस्लीम कर दी। आपने कभी ऐसा कानून देखा है? छा नहीं गए फिर तो लॉ मिनिस्ट्री वालों को आपने खत लिखना था। इसकी हालत आप यकीन करें, मैं हैरान हूं। और आज आके असेंबली में बातें करते हैं एक एक घंटे की। ये बड़ी एक इसको मैं, लेकिन लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट तो एक एक्सपर्टीज होती है, ऐसी बोंगी तो नहीं मारनी चाहिए किसी को कि भाई नेम किसी को इंक्लूड कर दे। आपने खुद वो ड्राफ्ट देखा है, आपने दूसरे ड्राफ्ट का हाल नहीं देखा। अभी ये कि एमएलए लेकर आए हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल है, उसको आप क्यों अपोज करें? अच्छी बात है, दुनिया में चोरी से जायदाद ना है तो एमएलए मिलनी चाहिए। आप जरा उसको पढ़ लें, आप जरा उसको पढ़ लें। मसाइल क्या है उसमें आपको? आप मसाइल, आपसे कोई आदमी किसी मामले में आपका आदमी यहाँ से उठा के लेके जा सकता है, यहाँ से ले जा सकते हैं। वो कहेंगे नदीम वाले साहब हमारे वाले कर दें, हमें इसमें शुबह है, छुट्टी होगी आपकी। तो जर्नलिस्ट तो सर हुकूमतें सारी हमें दे ही देंगे। दूसरे ममालिक अमेरिका को गुआंटानामो बे में कहेंगे ले जाओ इनको। हमने दूसरे ममालिक के हवाले कर रहे हैं, अपने मुल्क के नहीं, दूसरे ममालिक के। मैं तो कह रहा हूँ हमें तो गुआंटानामो बे ही भेजेंगे। मैं यही कह रहा हूँ। तो उस बिल को भी किसी ने पढ़ा नहीं है, बना के यहाँ पर ले आए हैं। इतनी खामियां हैं उस बिल के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। आज हमने नैब के बाद वो बिल डिस्कस करना था, लेकिन आप बाइकआउट करके आ गए। जी बाइकआउट नहीं, हमने कहा जी अब मकसद नहीं है। जब आप नेक नियति से काम नहीं कर रहे, बदनीयती से काम कर रहे हैं, हमने पहले दिन पूछा। लेकिन आप इजलास से उठ के क्यों आ गए? आपको डिस्कस करना चाहिए। डिस्कस क्या करते, डिस्कशन तो हुआ ही नहीं ना। हमने कहा अब आपकी बारी है कि आप बताएं कि आप क्या तरह कौमी असेंबली में इनको अपोज करेंगे। किसको? ये जो प्रपोज बिल्स हैं। हमने बिल देखा ही नहीं है। 4 हो गए ना। दो बिल हमने देखे हैं, 2 बिल हमने देखे हैं। 4 में से एक ड्रॉप हो गया खुशकिस्मती से, ये इकोनॉमिक टेररिज्म वाला। नैब पे बात हो ही नहीं सकी, वो खत्म हो गया। 2 बिल हमने एग्री किए, हमने अमेंडमेंट। कौन से? एक यूएनएससी का है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट है 48 का, वो कुलभूषण वाला है जी। कुलभूषण वाला? नहीं, ये कोर एक्ट है। उसके अंदर भी गलतियां थी, हमने वो दुरुस्त की। दूसरा एक बिल है जो एटीए का, जो उस यूएनएससी एक्ट की शिकों को ऑपरेटिव बनाता है, वो भी हमने अमेंडमेंट्स उनको प्रपोज की। ये जो फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स और उस तरह की चीजें हैं उसके हवाले से आई। जी, जो पनिशमेंट है जो इस किस्म का करेगा, वो हमने करके दिया। वो भी अभी फाइनल नहीं हुआ, फाइनल तो बड़ी कमेटी में होना था ना। तो फिर बेसिकली वो जो फैट एफ वाला है, इकोनॉमिक टेररिज्म, जिसमें ये 180 दिन के लिए बंद करने का इख्तियार है, वो भी ड्रॉप हो गया, वो खत्म हो गया। और ये नैब वाली जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, ये भी अभी बैक बर्नर पे चली, खत्म। तो फिर तो ये फ्लोर पे आएगी नहीं। 30 तारीख तक इजलास एक्सटेंड करने का मकसद तो खत्म हो गया। फिर जो मर्जी करें जी। जब हुकूमत नेक नियति बदनीयती पर मबनी बात करे, इट्स अ डेडलॉक, इट्स ओवर, बिल्कुल ब्रेक, कंप्लीट ब्रेक है। अब हमने फैसला किया है कि अब एपीसी के फोरम से बात की जाए। एपीसी कब करेंगे? एपीसी ईद के बाद होगी। एपीसी का फोरम मौजूद है ना, एक रैबर कमेटी है जो तमाम पार्टियों की है, वो लेकिन आपकी जमात बहुत कंफ्यूज है, आप डिसाइसिव नहीं है। तो सियासत में जब तक आप डिसाइसिव ना हो, आपको कुछ हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ता है। वो 126 दिन या डी चौक में इमरान खान ने कंटेनर पे गुजारे थे, चाहे जैसे भी गुजारे थे, लेकिन कंटेनर मेरा नहीं था। मेरा लंबी कहानी है, वो उन्होंने चैलेंज किया, जैसे भी गुजारे थे। वो उन कहानी वालों के इंतजार में बैठेंगे तो बैठे रहे। नहीं, हम किसी कहानी का ऐसा नहीं है, हम सीधी बात करते हैं। हो सकता है हमें खामियां हों, वो तो है ना जी, हमारी देखें, बिल्कुल हमने हमेशा असेंबली के अंदर भी बात की है, बाहर भी की है, इन सब नाइंसाफी का मुकाबला किया है। हम खड़े हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। नैब पूरा जोर लगा चुकी है, हुकूमत पूरा जोर लगा चुकी है, क्योंकि हमारे हाथ साफ है, हम खड़े हैं। हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। हम कोई इक़्तिदार नहीं चाहते। तो क्या करेंगे? एपीसी होगी, ईद के हफ्ते बाद हो जाएगी, वो फैसला करेगी एपीसी। क्या फैसला करेगी, क्या ऑप्शन बनाएगी? एक प्रोसेस है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। एपीसी एक प्रोसेस का हिस्सा होती है। क्या ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन हमारे पास हैं कि हम एहतजाज करें हुकूमत के खिलाफ, हम असेंबली के अंदर करें, जो ऑप्शंस हैं कानून के अंदर रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करें। सर, ना आप पब्लिक मोबिलाइजेशन की पोजीशन में है, ना आप इतना आपको कमिट कर रहे हैं कि आप वापसी का रास्ता आपका बंद हो जाए। आप पहले वापसी का रास्ता पहले देखते हैं, फिर कुछ बात सोचते हैं। ये आपकी राय है, मैं उसको एहतराम करता हूँ, लेकिन पब्लिक मोबिलाइजेशन ज़्यादा हद है। मुझे खदशा इस बात का है कि हमसे पहले पब्लिक ना मोबिलाइज हो जाए, वो खुद मोबिलाइज हो जाएंगे, वो बड़ा खतरनाक होगा। उससे पहले हमारा काम है, अपोजिशन का काम है कि पब्लिक को मोबिलाइज करे जमहूरी तरीके अमल के अंदर। सर, पंजाब के अंदर अगर 100 बंदा भी बिलावल भुट्टो की कॉल पे सड़क पे आ गया तो नहीं आना। शहबाज शरीफ साहब इज सो रिलक्टेंट, इन डिसीजन जो है उनके ऊपर हावी है, या कोई खौफ उनके ऊपर हावी है, बच्चों के केसों से परेशान है,
सेहत का इशू है, केस तो बन गए ना, अब क्या होगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन डिसीजन है जो नहीं, सेहत यकीनन और बिलावल की खातिर बंदे मोबिलाइज नहीं होंगे लाहौर लेकिन में। ये पार्टी सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं है, एक बड़ी पार्टी है। शहबाज शरीफ की हमें हमेशा रहनुमाई हासिल रहती है, तो जो फैसले होंगे APC में, देखिए ये सियासत को अब एक दिन की खेल नहीं होती। सर मौलाना फजल रहमान को भी आप बीच चौराहे में छोड़ के चले गए थे। नहीं, हमने नहीं और छोड़ा। उनका एक स्कूल ऑफ थॉट था जो उनके साथ इकट्ठा था, बाकी पंजाब के आपके लोग या वोटर्स उनके साथ नहीं थे। वो एक खास मकतबा फ़िक्र था जो उसकी नुमाइंदगी करते थे। आप दोनों बड़ी जमातें पीछे हट गए थे। मैं फिर गुजारिश करूँगा कि वो फजल रहमान साहब का अपना शो था। हमने पहले दिन कहा था कि ये वक्त नहीं है इस चीज़ का, उन्होंने किया, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे कामयाब तरीन शो था। तो मकतबा फ़िक्र ना समझे, वो पाकिस्तान के शहरी थे, सारे शहरी थे, आया था, वो सोच रखते थे, सियासी सोच रखते थे, मुनज़्ज़म थे, और अगर वो 0 पॉइंट से बाएं ना मुड़ते, दाएं मुड़ जाते, कोई रोकने वाला भी नहीं। शायद साहब आप हुकूमत गिराने की पोजीशन में नहीं है, ना पब्लिक मोबिलाइज करने की। हमें ज़रूरत भी नहीं है, हुकूमत खुद ही गिरेगी, ये गिरी हुई हुकूमत है। हमें सिर्फ जमहूरी अमल को बचाना है और आइन को बचाना है, हमारा और कोई मकसद नहीं है। हुकूमत तो ख़त्म हो चुकी है, आज हुकूमत नामी चीज़ मुल्क में नहीं है। देखिए गवर्नेंस के इश्यूज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा तगड़ा वजन होता है अपोजिशन का, और वो असम्बली के अंदर आंसरेबल ठहराती है हुकूमत को, हर चीज़ का जवाब मांगती है। आपकी इकनॉमिक कोलैप्स हो रही है, आप उसके ऊपर जवाब नहीं मांग सके। गवर्नेंस के इश्यूज़ आते हैं, आप उस पर जवाब नहीं मांग सके। नैब जिसका दिल आते ही बंदा उठा लेती है, आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे होते हुए उस मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी ऑफ उसको नहीं रोक सके, तो आप क्या करेंगे? मुझे लगता है आप पावरलेस हैं। ये होता है जब जमहूरी अमल में पार्लियामान का कोई तकद्दुस हो। आज पार्लियामान ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पार्लियामान से बाहर आकर बात करनी पड़ती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करनी पड़ती है, आपके पास बैठ कर करनी पड़ती है। पार्लियामान को इस हुकूमत ने मफलूज कर दिया है। आज आप देख लें, 1.25 घंटा वजीर बोला, नाम ले लेकर उसने इल्ज़ाम लगाए, हमारे बोलने की बारी आई, हाउस एडजर्न कर घर चले गए। अब कल हम बात करेंगे, स्पीकर नहीं करने देगा, तो मैंने तो आज कह दिया है कि स्पीकर के खिलाफ एतमाद मूव करें अगर कल बात नहीं करने देता। जिस पार्लियामान में बात करने की बंदिश हो वो पार्लियामान नहीं चल सकता, और ये नहीं चल रहा, इसलिए बाहर आना पड़ता है। तो कल अगर आपको इजाज़त ना मिली तो कल ही नो कॉन्फिडेंस मोशन। जी बिल्कुल, ये तो अपनी जमात को कल से मशवरा होगा, अगर नहीं बोलने देंगे। मेरी सख्त राय है, हमारे मेंबरान की राय है, और पीपल्स पार्टी से भी हमें इस किस्म की राय आई है कि अगर पार्लियामान को ये नहीं चलने देते, यही रवैया रखते हैं, तो स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आएगा। आपके पास कोई प्लान है, मंसूबा है कि आगे है कि आप पाकिस्तान के लिए 6 माह साल क्या करना है, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन आप चीज़ों को? देखिए, मंसूबे हुकूमत बनाती है मुल्क की बेहतरी के लिए। हम तो हुकूमत की निगरानी करते हैं उसके कामों की। जब वो फेल हो जाए, जब वो ना कर सके, तो हम उसकी तस्हीह करने की कोशिश करते हैं, उसको रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर भी तस्हीह ना करे तो फिर सड़क पे भी आना पड़ता है, फिर अदम इत्तेमाद भी हो सकता है, उसके इत्तेहादी भी छोड़ जाएंगे। ये सारा तरीका। तो हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस या सड़कों पे आने का रास्ता आफ्टर ईद APC डिसाइड करेगी, या सब रास्ते मौजूद हैं। डिसीजन APC का है, डिसीजन APC का। शाहिद खान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।